हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। हम लोग 5वां टेस्ट कर रहे थे ना, और उसमें से हम लोगों ने 30 क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक, आज हम लोग 31 से 60 क्वेश्चन कर लेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और आप लोग टेस्ट सीरीज़ वगैरह लगाते रहिए, ठीक है। टाइम सफिशिएंट मिल गया है तो इसका यूज कीजिए। चलें तो फिर स्टार्ट करें। हाँ, एक चीज़ और, आप वीडियो प्लीज़ 1.25x पर देखिए, स्पीड पर देखिए, ठीक है। समय बच जाएगा थोड़ा, आपका 10 मिनट तो बच ही जाएगा। तो आज 31 से करेंगे। 31 देखिए, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। 31 में पूछा गया है कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक यानी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में भारत का कौन सा रैंकिंग था। ठीक, देखो तो आपने इस तरह के 2 इंडेक्स पढ़े होंगे। एक CCPI के बारे में आप लोग पढ़ते हैं, और एक ये इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स यानी EPI। ये 2 इंडेक्स इंपॉर्टेंट होते हैं और आप हमेशा इनको याद रखा कीजिए, क्योंकि इनकी रैंकिंग बनाने के तरीके अलग अलग हैं। CCPI में आप देखेंगे, CCPI समझ रहे हैं ना, CCPI यानी क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जो है, और एक EPI ये पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स है। इसमें अंतर क्या होता है, देखिए CCPI के केस में आप देखते होंगे कि भारत की रैंकिंग बहुत ठीक रहती है, आप 9 पढ़ते होंगे, 10 पढ़ते होंगे। लेकिन जब EPI की बात होती है तो इसकी रैंकिंग 170 प्लस चली जाती है, या फिर इसके अराउंड रहती है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब इतना रैंकिंग में डिफरेंस क्यों है? तो कुछ तो कारण होंगे। जब हम इसको पढ़ते हैं पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को, तो लगता है हमारा जो हमारी कंट्री है, जो वो परफॉर्मेंस ठीक कर रही है, पर्यावरण के लिए काम ठीक कर रही है। लेकिन जब EPI पढ़ते हैं, पर्यावरण परफॉर्मेंस इंडेक्स पढ़ते हैं, तो 170 रैंक देख के लगता है कि हम लोग पर्यावरण में बहुत बेकार काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। CCPI के यदि आप फैक्टर देखेंगे, CCPI में CCPI सिर्फ 4 फैक्टरों को मेज़र करके इंडेक्स बना ले रहे हैं, जिसमें क्या है, एक पहला जो है, देखो इसमें थोड़ा सा समय लगेगा क्वेश्चन में, पर आपका ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ठीक हो जाएगा और हमेशा याद बना रहेगा। CCPI के लिए जो फैक्टर चाहिए बनाने के लिए, इंडेक्स बनाने के लिए, उसमें ये काउंटर करते हैं ग्रीन हाउस गैसेस का। ठीक है। दूसरा है कि आप या फिर कोई भी देश रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, नवीकरणीय ऊर्जा होती हैं, उनका आप कितना यूज कर रहे हैं। तो दूसरा फैक्टर हो गया RE यानी रिन्यूएबल एनर्जी। तीसरा जो फैक्टर जो काउंट करते हैं इंडेक्स बनाने के लिए, कि कोई भी देश एनर्जी का यूज कैसे कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी यूज लिख दो। चौथे पॉइंट में ये करते हैं कि आपके देश की जो भी क्लाइमेट पॉलिसी है, उसका एग्जीक्यूशन कैसा है, मतलब उसका एडमिन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, आप उसको कैसे लागू कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्लाइमेट मैं क्या लिख दूँ, पॉलिसी लिख दूँ। तो ये 4 फैक्टर हैं जो CCPI के लिए ज़रूरत पड़ती हैं, और इसी से इंडेक्स बनता है। तो इसमें रैंकिंग हम लोगों की अभी 2021 में 10वीं है। ठीक, पिछले साल 9वीं थी। लेकिन जब EPI की बात करेंगे तो EPI में ये तो है ही, 4 चीज़ें तो यही, प्लस में यहाँ पे 17 जो आपने SDGs पढ़े हैं ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये भी इनको ध्यान में रखते हुए इंडेक्स बनता है EPI। तो EPI ये बहुत बड़ा इंडेक्स है, मतलब ये कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में इसको देखा जा रहा है। तो SDG जब काउंट करोगे तो भाई रैंकिंग तो बिगड़ ही जाएगी ना इंडिया की, क्योंकि SDG में सबसे पहला जो लक्ष्य है, ये है, वो काय का है, पॉवर्टी जीरो करने का है ना, कि हम गरीबी को हटा देंगे, जीरो कर देंगे। तो पॉवर्टी के आप देखेंगे, गरीबी की स्थिति क्या है हमारे देश में, बहुत तगड़ी है। तो एक इंडेक्स यदि आप ले लेंगे EPI बनाने के लिए, वो हमारी पॉवर्टी है, तो यही इंडेक्स मतलब यही पॉइंट पॉवर्टी का इस इंडेक्स की धज्जियाँ उड़ा देगा, है ना। तो रैंकिंग तो हमारी नीचे चली जाएगी। और भी अगर एम ले लोगे, दूसरा जो लक्ष्य है SDG का, वो क्या है, वो आपका भुखमरी का है, जीरो हंगर का है। तो हंगर की आप स्थिति जान रहे हैं अपने देश की, भुखमरी के इंडेक्स में जो है हमारी, उसमें भी स्थिति इंडेक्स में बेकार स्थिति रहती है। इस इंडेक्स को भी यदि आप काउंट कर लेंगे EPI में, तो स्थिति तो बिगड़ेगी, रैंकिंग तो नीचे रहेगी, है ना। तो ये कारण है। तो आपको याद रखना है कि EPI ये बहुत बड़ा इंडेक्स है, इसमें काफ़ी चीज़ें मेजर करते हैं, और CCPI है वो सिर्फ 4 को मेजर करके बनाते हैं, इसलिए रैंकिंग ठीक रहती है। ठीक, तो फिलहाल इसका आंसर जो है वो 168 है 2020 का। ठीक, और EPI में जो सबसे बेस्ट रैंकिंग जिनकी है, वो उनका नाम है डेनमार्क। वो कंट्री कौन सी है, डेनमार्क, इनका फर्स्ट पोजीशन है। और CCPI में यदि पहले की बात करें तो यहाँ पे कौन से आ जाते हैं, एक चीज़ और, हाँ, यहाँ पे जो पहला स्थान है वो स्वीडन का है। ठीक, स्वीडन ने तक CCPI में स्वीडन ने टॉप किया, और EPI ने डेनमार्क ने टॉप किया। ठीक है। और अगर CCPI की बात करें तो ये बनाता कौन है, ये जर्मन वॉच बनाता है, जर्मन वॉच याद रखना, जर्मनी की संस्था है। और 2021 की रैंकिंग कितनी है, 10वीं। बस इतना सफिशिएंट है 31 के लिए। चलिए 32 कीजिए। उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित में से किस नदी में घड़ियाल को 2020 में उनके नेचुरल हैबिटाट में
प्रोटेक्ट, संरक्षण और सुरक्षा के लिए राज्य सरकार द्वारा छोड़ा गया। तो घड़ियाल समझते हैं ना, देखो घड़ियाल अलग चीज़ है और मगरमच्छ अलग चीज़ है, एलिगेटर अलग चीज़ है, ठीक है। मतलब क्रोकोडाइल, एलिगेटर और ये घड़ियाल, ये 3 स्पीसीज़ होती हैं, ये तीनों अलग अलग होती हैं। और घड़ियाल की एक सबसे अच्छी पहचान है कि ये साफ पानी में रहती हैं, ठीक, साफ पानी में रहते हैं। और साफ पानी में रहने का मतलब ये इंडिकेटर की तरह काम कर रहे हैं कि नहीं इकोसिस्टम के लिए। इंडिकेटर का मतलब कि यदि घड़ियाल किसी नदी में हैं तो उस नदी की हम लोग स्थिति पता कर सकते हैं कि उस नदी की स्थिति जो है, सैनिटाइजेशन जो है, जो स्वच्छता है या क्लीनिनेस है, ये सारी चीज़ें उस नदी में हैं, ठीक है। मतलब साफ़ सुथरी नदी है। तो एक तो ये इंडिकेटर के लिए इसका यूज किया जाता है, मतलब गंदे पानी में रहते ही नहीं है। तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने घाघरा नदी में घड़ियालों को छोड़ा है। घड़ियाल और क्रोकोडाइल में अंतर समझते हैं ना, देखो मैं फिगर से समझाता हूँ। देखो घड़ियाल की जो आगे की स्प्रॉट जिसे बोलते हैं ना, यानी आगे की जो क्या बोलते हैं, आगे की जो चोंच है, चोंच इनकी बहुत लंबी होती है, ऐसा ऐसा बोल लीजिए, ठीक। ये घड़ियाल हैं, ठीक, ये घड़ियाल हैं। और ये देखिए, ये जो फिगर है ये नीचे वाला, इसकी बात कर रहे हैं, ये है आपका क्रोकोडाइल, क्रॉक्स बोलते हैं इसे, ठीक, क्रॉक्स। और ये फिर क्या है, इसको बोलते हैं एलिगेटर। अंतर देखो हम बता रहे हैं अभी। आप घड़ियाल तो समझ गए, इनका जो माउथ का आकार है, इनसे आप समझ जाएंगे कि ये पतले आकार के मुंह वाले होते हैं, ठीक। एलिगेटर में ये जो इनका मुंह का शेप होता है वो यू शेप का होता है, ठीक, ऐसे। तो ये एलिगेटर, ये देखना ना, यू शेप का। और जो क्रॉक्स होते हैं बस थोड़ा सा फर्क होता है, ये यू शेप का मुंह ना होकर इनका थोड़ा सा बी शेप में आ जाता है, बस इतना फ़र्क है इन दोनों में। तो ये क्रॉक्स है, क्रोकोडाइल है, ये एलिगेटर है और ये घड़ियाल है, और ये साफ पानी में रहते हैं, ठीक, क्लियर। घाघरा नदी की लोकेशन देख लीजिए आप लोग, देखिए घाघरा नदी है, ये ट्रिब्यूटरी किसकी है, ये सहायक नदी किसकी है, गंगा नदी की है, ठीक है। गंगा जो गंगा रिवर है उसकी ट्रिब्यूटरी है घाघरा, और इसका ओरिजिन क्या है, हिमालय माउंटेन, ठीक। चलिए वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोगों ने 32 कर लिया था, हाँ 33 करते हैं जल्दी से, आइए 33 करते हैं। 33 का बोला है, एनजीटी के बारे में बात करनी है हम लोगों को, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। चलिए जल्दी से जान लेते हैं एनजीटी के बारे में। पहले ये जान लीजिए, स्थापना ठीक है 2010 में हुई थी, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक, स्टैट्यूटरी बॉडी, सांविधिक संस्था, स्टैट्यूटरी बॉडी बोलते हैं इसे हिंदी में, सांविधिक संस्था, यानी सांविधिक संस्थाएं वो होती हैं, सांविधिक आयोग वो होते हैं जो संसद के अधिनियम के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक है। मतलब ये संवैधानिक बॉडी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एनजीटी, ठीक, यानी इनका संविधान में कहीं जिक्र नहीं है। तो चलिए अब जल्दी से जान लेते हैं। स्थापना 2010 में हुई थी, ये पॉइंट ठीक है। हेडक्वार्टर जो है वो भोपाल में ना होके न्यू दिल्ली में, ठीक, पहली चीज़ है। भोपाल में इनकी ब्रांच है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RO बोलते हैं, ठीक, रीजनल ऑफिस बोलते हैं। रीजनल ऑफिस भोपाल में 4 रीजनल ऑफिस हैं इनके, तो एक भोपाल में भी है। तो हेडक्वार्टर नहीं है, हेडक्वार्टर दिल्ली में, तो ये गलत हो गया। पॉइंट नंबर 3 पढ़िए, जस्टिस लोकेश्वर सिंह पंटा इसके पहले अध्यक्ष थे, ये बिल्कुल करेक्ट है। और इनके जो अध्यक्ष चेयरमैन होते हैं वो कौन होते हैं, एनजीटी के जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते हैं। कहाँ के रिटायर्ड होते हैं, SC के या हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस होना चाहिए, ठीक। चीफ जस्टिस भी हो तब भी चलेगा, बस सुप्रीम कोर्ट का होना चाहिए, तो वो उनके चेयरमैन हो जाते हैं, ठीक। चौथा पॉइंट है, यह नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों पर निर्देशित है। नेचुरल जस्टिस समझते हैं ना, मतलब इसमें कोई जुडिशियल प्रक्रिया फॉलो करने की ज़रूरत नहीं होती है। यानी मतलब एक इंसान है, इंसान को जीने के लिए खाना तो चाहिए ना, खाना नहीं मिलेगा तो उसके साथ इनजस्टिस है ना। तो इसमें कौन सी न्यायिक प्रक्रिया आप फॉलो कराओगे, तो भाई इंसान के लिए खाना चाहिए, खाना उसको प्रोवाइड कराओ, ये सरकार का काम है। और इस चीज़ के लिए गलत और सही के लिए इसमें मतलब प्रक्रिया थोड़ी ना कोई फॉलो करनी है कि उसको खाना देना गलत हो जाएगा, वो कोई याचिका डाले वो, या फिर रिट जारी करवाए हाई कोर्ट के माध्यम से, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तब हम उसको खाना देंगे। नहीं, नेचुरल जस्टिस है भाई, आपको खाना देना, किसी गरीब को यदि खाना दे रहे हो तो नेचुरल जस्टिस है, तो सिंपल सी बात है। एक सामान्य सा एग्जाम्पल था नेचुरल जस्टिस का, ठीक है। तो इसके आंसर कौन से हो गए, एक पहला पॉइंट ठीक है और तीसरा चौथा भी सही है, दूसरा गलत है, ठीक। तो दूसरा हम लोग कट कर देते हैं, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ, यहाँ से कट हुआ। यदि आपको हेडक्वार्टर भी इसका याद होता तब भी आपका आंसर बन गया था, है ना, क्योंकि 2 ऑप्शन जो है वो 3 ऑप्शन में है, तो 2 गलत है, तो आंसर हो गया B ऑप्शन। चलिए 34 कीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा
ओजोनकारी क्षयकारी पदार्थ है। ओजोन क्षयकारी पदार्थ है। ओजोन के लिए काम करने वाली संस्थाएं आपको पता ही है। ओजोन डिप्लीटिंग मटेरियल जो हैं या फिर सब्सटेंस हैं, तो ओजोन जो क्षयकारी पदार्थ, इनको रोकने के लिए कौन सा मॉन्ट्रियल काम करता है, कौन सा प्रोटोकॉल काम करता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आया कब था, एग्जिस्टेंस इसका, ये 1989 की बात है ना, 1989। और जो ग्लोबल वार्मिंग यानी ग्रीन हाउस गैसेस के लिए जो काम करता है प्रोटोकॉल, वो क्योटो प्रोटोकॉल आया जापान में, ठीक है। ये 97 की, ठीक, ये 1997 का है। तो ये जस्ट फैक्ट है, आपको याद कर लेना है बस। ये क्या लिखा है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, मतलब इन्होंने CFC की भी बात कर दी और HFC की भी बात कर दी, ठीक है। अब HFC के बारे में हम लोगों ने कल चर्चा की थी, अच्छी खासी चर्चा की थी, है ना। तो इसको मतलब देखते रहिए पुराने वीडियो भी रिवीजन के लिए। देखिए आप एक बार तो वीडियो देख लेंगे, ठीक है, आप कुछ उसके शॉर्ट नोट्स बनाना भी चाहते हैं तो वो भी बना लेंगे, लेकिन सेकंड टाइम वीडियो से रिवाइज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। आप दोबारा वीडियो से रिवाइज कर ही नहीं सकते, और करोगे भी तो 2x स्पीड में करोगे, 2.5x स्पीड में करोगे तो समझ में नहीं आएगा, फिर ये एलियन बोलेगा कोई उसमें वीडियो में। तो फिर आप इन सब चीज़ों से कैसे बचेंगे? इसका मतलब सिंपल सा बस ये है कि इसकी एक PDF आपके पास होना चाहिए या फिर हार्ड कॉपी होना चाहिए, जिस पे आप, हार्ड कॉपी रहे तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप उस पर लिख सकें और जो आंसर है, जिस क्वेश्चन का आंसर है उस पर पहले टिक करें, मतलब बार बार सॉल्यूशन देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि रिवीजन टाइम पे इतना समय नहीं मिलता है कि हम बार बार सॉल्यूशन देखें, पेज पलटें। क्योंकि आप एक टेस्ट लगाए होंगे आप हार्ड कॉपी में, तो आपको जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत समय लग जाता है। तो पहले ही आंसर अगर लगे रहेंगे और यहाँ पे आप कुछ कुछ लिखे रहेंगे शॉर्ट में सिनॉप्सिस के तौर पे, तो आपका रिवीजन जल्दी हो जाएगा, ठीक। दोबारा रिवीजन वीडियो से तो नहीं हो पाएगा। हाँ, अगर 2x स्पीड में आप वीडियो देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं तो कोशिश कर लेना, नहीं तो हार्ड कॉपी तो फिर ऑप्शन है ही, ठीक है। तो ये जो ओजोन क्षयकारी पदार्थ हैं ये चारों हैं, ठीक। हेलोन्स भी हैं, मिथाइल ब्रोमाइड भी हैं, मिथाइल क्लोरोफॉर्म भी हैं, ये सब सारी चीज़ें ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस हैं। तो इसका आंसर चारों हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। 35 देखिए, 35 क्या है, अर्थ आवर कब आयोजित किया जाता है, आयोजित किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है, ये सब क्वेश्चन है इसमें। कब किया जाता है ये भी पूछता है, और किसके द्वारा आयोजित किया जाता है भी पूछता है, ठीक। तो ये ऑर्गेनाइज्ड बाय है WWF, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। WWF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से बताइए, हेडक्वार्टर बताइए। इंग्लैंड में है, ठीक। इंग्लैंड कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में, याद रहेगा। अर्थ आवर का कॉन्सेप्ट समझते हैं ना। देखिए हम लोगों ने जो इकोसिस्टम या इकोलॉजी या पर्यावरण की जो दहशत की है ह्यूमन एक्टिविटी के द्वारा, तो एक छोटा सा इन्होंने स्टेप लिया है WWF में कि इंसानों को कम से कम 1 घंटा तो लाइट बंद करनी चाहिए, है ना। वो 1 साल में एक बार आयोजित किया जा रहा है, और 1 घंटे हम लाइट बंद कर भी देंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है यार, जब हम लोग इतना इन्वायरमेंट से ले रहे हैं, इतना कर्जा है हम लोगों का इन्वायरमेंट पे, तो बनता है 1 घंटा। 8:30 से 9:30 का टाइम रहता है इन पर, रात का समय होता है, और 1 घंटा लाइट बंद कर दें, और इकोलॉजी इकोसिस्टम का जो डैमेज हुआ है उसमें कुछ हद तक रिकवरी हो सके। तो ये छोटा सा कदम ज़रूर है, लेकिन प्रकृति के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। तो ये 8:30 से रात में 9:30 तक समय होता है, 1 घंटे लाइट बंद, मतलब ये कोई ज़बरदस्ती नहीं है, ये आपकी इच्छा पे है, आप बंद कर दें तो ज़्यादा बेटर है। 1 साल में 1 दिन हो रहा है तो कोई कुछ खास बिगड़ने वाला नहीं है हम लोगों का, लेकिन प्रकृति का सुधरने वाला बहुत कुछ है। तो आंसर क्या है, WWF, ठीक। हेडक्वार्टर इंग्लैंड में हो गया, स्विट्जरलैंड में। 36 देखिए, और यहाँ पे लाइट बंद करने का मतलब ये नहीं है कि घर का सारी लाइट बंद कर दें, सब कुछ बंद कर दें, फ्रिज तक बंद कर दें, है ना। उसका मतलब ये सेंस नहीं है। मतलब आप यूजफुल, जो अनयूजफुल है, मतलब जो जैसे आपके मकान में 4 कमरे हैं तो आप 3 कमरे की लाइट बंद कर दें, एक में ही मैनेज कर लें 1 घंटे के लिए, इस तरह का कुछ छोटे छोटे स्टेप जो हैं। चलिए 36 देखिए, जस्ट फैक्ट है, आपको बस याद कर लेना, ठीक है, बार बार देखेंगे याद हो जाएगा। इनके हेडक्वार्टर भी पूछ लेता है कुछ PCS, और ईयर तो स्थापना वर्ष तो पूछता ही है, तो मैं बताता रहूँगा यहाँ पे साथ में, वो भी बता दूंगा। यदि ए पॉइंट की बात करें, वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो यानी वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में SB लिख दे रहे हैं, आप लोग समझ लेना, मतलब सामुदायिक संस्था है। सामुदायिक का मतलब आप समझते हैं, ऐसी संस्थाएं या ऐसे ब्यूरो या फिर ऐसे कमीशन जो संसद के अधिनियम के द्वारा लाए जाते हैं, ठीक। और इनकी स्थापना जो हुई थी 2007 में हुई थी, 2007 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली, याद रहेगा। ये जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जो है उसके अंडर में काम करता है, उसी की एक शाखा है।
बी पॉइंट है राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण यानी नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी। ये देखो बहुत बड़ा निकाय है, ये काफ़ी काम करता है, मतलब ये फंडिंग का भी काम कर लेता है, ये प्लानिंग का भी काम कर लेता है, ये एग्जीक्यूशन का भी काम कर लेता है और सर्विलांस का काम तो करता ही है। ठीक, तो ये बड़े स्तर पे काम करता है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में ये काम करता है। काफ़ी चीज़ें मतलब काफ़ी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इसके अंदर काम करने के लिए। तो इसका जो प्राधिकरण का जो अधिनियम जो लाया गया था वो 2009 में लाया गया था, स्थापना यानी 2009 में हुई थी। ठीक, तो बी का 4 हो गया, ए का क्या हो गया 2 पढ़े हम लोग, बी का 4 पढ़ लिए। सी का देखिए जल्दी से। सी पॉइंट में ये क्या है, ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा भी है और बहुत पुराना बोर्ड भी है। ठीक, और पशुओं पर जो क्रूरता होती है उसके लिए काम करता है और ये भी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, और ये जैसे मैंने बताया कि ये सबसे पुराना संस्था है, तो ये 1962 की है। ठीक, तो सी का 1 हो गया। भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट क्या है, ये ऐसा एनजीओ काम करता है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ की तरह काम करता है और इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक, यानी डी का 2 हो जाएगा। तो डी का इसका 1998 लगा दो तो ये 3 हो जाएगा। ठीक, तो 2413 हो गया, मतलब पहला आंसर हो गया। आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से करते हैं। 37 देखिए, सब मैचिंग वाले क्वेश्चन है, ईजी से क्वेश्चन है। ईजी तब रहेंगे जब आप करंट अफेयर्स से कनेक्ट रहेंगे डेली बेसिस पर, है ना, क्योंकि करंट में कुछ ना कुछ न्यूज़ रहता है। जैसे अभी यूपी की आपने पढ़ा होगा कि रामसर साइट्स में 8 जो रामसर साइट्स हैं जिसमें से 7 अभी हाल ही में जोड़ी गई, तो न्यूज़ में रहती है, इसलिए क्वेश्चंस बनते रहते हैं। तो ये सब भी न्यूज़ में रहे हैं, तो न्यूज़ ज़रूर देखा कीजिए रोज़। कोई एक अच्छी सी मैगजीन पकड़ लीजिए और एक अच्छा सा न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, बस आपका काम हो जाएगा। ये जो सेंचुरी हैं वो देखिए, मैचिंग कराना जल्दी से देख लीजिए। पहला जो है वो मैच्ड है। ठीक है, ये महोबा में, विजय सागर वन्यजीव अभ्यारण्य महोबा में है। दूसरा पॉइंट, पटना वन्यजीव भी एटा में है। ए एटा, अब यूपी का मैप देखे रहे होंगे तो इसका लोकेशन आपको दिख रहा होगा। तीसरा पॉइंट है पार्वती अरंगा, ये तो बहुत पूछता है, पार्वती अरंगा गोंडा में, ये भी सही मैच्ड है। चौथा अनमैच्ड है। ठीक, ये बांदा में ना होके महाराजगंज में। ठीक, महाराजगंज याद रहेगा, एक बार में नहीं याद रहेगा, बार बार देखेंगे तब याद रहेगा। चलिए, तो आंसर डी हो गया जो अनमैच्ड है। 38 देखिए, कॉम्पैक्ट सुधार टेक्निक किसके साथ जुड़ी हुई है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लीजिए। देखिए, हमारे पास परंपरागत ऊर्जा स्रोत जो हैं वो तो हैं ही, ठीक है, मानते हैं अच्छी खासी मात्रा में है, लेकिन ये कब तक चलेंगे ये नहीं पता, एग्जैक्ट नहीं पता। ठीक, इसी को आगे चलाने के लिए सरकारें प्रयास कर रही हैं कि भाई ऐसा ना करो कि हमारी पीढ़ी इन सारे सोर्सों को खा जाए और अगली पीढ़ी को बचे ही ना, कुछ अगली पीढ़ी के लिए भी बचे रहने दो और साथ में एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखो, पूरा ना कंज्यूम कर डालो, है ना। इसी को सतत विकास बोलते हैं। तो सतत विकास तो तब हो पाएगा ना जब आप ध्यान रखेंगे इस सब चीज़ों का। सरकार की जो पॉलिसी है सरकार खुद करे और नागरिकों से करवाए, और व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक भी उसको समझे और यूज करे। तो सोलर पैनल आजकल लगवा कौन रहा है, उसके इंस्टॉलमेंट कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि उसको लगाने में हालत ख़राब हो जाती है। नवीकरणीय ऊर्जा है सोलर एनर्जी, लेकिन नहीं, इंस्टॉलमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, नहीं लगवा पाते हैं सब। गरीब कहाँ से लगवाएगा, 20,000 का छोटा सा छाता आता है इतना, वो भी कितना 2 फुट बाई 2 फुट का, कहाँ से लगा लेगा 22,000 का पैनल, पॉसिबल ही नहीं है। या तो सरकार फ्री में बांट दे जैसा कुछ गवर्नमेंटों ने किया है, तब ये पॉसिबल है। मतलब व्यक्तिगत स्तर पे हर कोई तो नहीं कर पाएगा। या फिर डीजल और पेट्रोल को नीचे से निकालना ही बंद कर दें या फिर इंपोर्ट करना बंद कर दें बाकी वेस्टर्न कंट्रियों से, वेस्ट एशिया की जो कंट्री हैं, सीधा सीएनजी से चलाओ सारे वाहन। तो ऐसा पॉसिबल है, अचानक से पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, फिर भी सरकार कोशिश कर रही है इन सब चीज़ों से। देखिए, तो ये उसी के क्रम में एक टेक्नोलॉजी है, ये टेक्निक है। सीएनजी से आपको पता है टैक्सी एक्सी टेम्पो 4 पहिया चल ही रहे हैं आजकल, है ना। उसमें एच क्या है, एच का मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं HCNG। सीएनजी आप लोग समझते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और एच में ये क्या कर रहे हैं, एच ये हाइड्रोजन, इसका सिंबल क्या है हाइड्रोजन। ये सीएनजी में हाइड्रोजन को मिक्स कराने की बात कर रहे हैं। और इससे फ़ायदा क्या होगा, तो सरकारें जो प्लान कर रही हैं वो इन दोनों के मिक्सचर से जो गैस बनेगी, यानी उसको बोला है उन्होंने HCNG। ये जो मिक्सचर गैस रहेगी HCNG की, ये थोड़ी सी सस्ती पड़ती है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि अपने आप में CNG अपने आप में बहुत महंगी गैस है। ठीक, इसका खर्चा बहुत ज़्यादा है गवर्नमेंट को। अगर इसमें हाइड्रोजन मिक्स CNG का यदि प्रोडक्शन करें, गवर्नमेंट तो नहीं करती, प्रोडक्शन करवाती है, उसके लिए संस्थाएं अलग बनी हुई हैं, IOCL PSUs हैं, वो काम करती हैं, ऑयल कंपनी काम करती हैं। अगर इस तरह का कुछ टेक्निक हो जाए तो हम लोगों का काम बन जाएगा, सस्ते में भी हम लोगों को मिल जाएगा, इन्वायरमेंट के लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा, सिटीजन्स के लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा और गवर्नमेंट के लिए भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ठीक है,
तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये इस किससे रिलेटेड है? HCNG से, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आपने इसमें इस वाली टेस्ट सीरीज में आपको इकोलॉजी के क्वेश्चन, इकोसिस्टम के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मिलेंगे, क्योंकि ये लोग इनका सेट करने का पैटर्न यही होता है। शुरुआत में मतलब एक एक सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्टों पे फोकस करते हैं, फिर बाद में बाद के जो टेस्ट होते हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब सारे उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं। 39 पढ़िए जल्दी। पेंट्स एंड फिनिशेस। हिंदी में नहीं समझ में आ रहा हो इंग्लिश में पढ़ लीजिए। पेंट समझ में आ रहे होंगे, फिनिशेस समझ में आ रहे होंगे। फिनिशेस का यहाँ पर मतलब कोटिंग लिखा है, मतलब जो दीवारों पे कोटिंग करते हैं, रंग बिरंगा जो आप लोग लगाते हैं ना शादी ब्याह में, अपने घर के लिए नया घर बनवाओगे तो लगवाएंगे आप। तो ये भी एक प्रदूषक के स्रोत हैं, ये भी जान लीजिए। लेकिन ये कोई सोचता थोड़ी ना है। सब लोग गुलाबी पीले हरे सब लगवा रहे हैं, अपना लगा रहे हैं रंग दीवारों पर। तो इतना कहाँ कोई सोच पाता है? सोचता भी है तो करता नहीं है ना, क्यों करेगा कोई? अपना घर पहले सुंदर बनाना है, बाद में एनवायरनमेंट का सोचेगा। मतलब ये रहता है सोच में। तो फिलहाल अब कलर तो करवा ही गया ना यार, हर कोई कलर तो करवाएगा अपनी दीवारों पे, कौन बिना कलर करेगा? तो ये भी एक प्रदूषक के स्रोत हैं। और ये किस लिए हैं? ये दो चीज़ें बहुत खतरनाक हैं, क्योंकि ये जो सीक्रेट करता है, स्रावित करता है, या फिर ये कह लो मतलब ये सीक्रेशन जो है वो एवापोरेशन के माध्यम से, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि लिक्विड सीक्रेट नहीं हो रहा है, मतलब आप दीवार पे पुता हुआ है कलर, धूप लग रही है, वो बाष्प हो रहा है, एवापोरेशन उसका हो ही रहा है, वेपराइजेशन उसका हो ही रहा है। तो उस वेपराइजेशन में ये पार्टिकल जो हैं, जो पेंट में हैं, ये वेपराइज कर जा रहे हैं और ये पर्यावरण की हवा में मिल जा रहे हैं। उसको क्या बोलते हैं? BOC, यानी वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये बहुत खतरनाक होते हैं। जब आपकी दीवार का रंग उतर जाए तो समझ लो वो क्या बन गए हैं? वो BOC बन गए हैं, ठीक है, और हवा में पहुंच गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? ये हो गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे करते हैं। पढ़िए क्वेश्चन पढ़िए। स्पीसीज का क्वेश्चन है। कैराकल, जंगली बिल्ली, देखा होगा आपने, वाइल्ड लाइफ पे देखा होगा। कैराकल जो है उसके बारे में बताना है। पहला पॉइंट पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे शब्द पढ़ लिए तो ये मत समझना कि आज ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ये एग्जिस्ट करता है, पहले भी था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में भी कैराकल जीवाश्म पाए गए, ये बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि न्यूज़ में रहा होगा तो क्वेश्चन डाल दिया, क्योंकि एग्जीक्यूशन तो खुदाई तो चल ही रही है। दूसरा पॉइंट पढ़िए। इसे राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, अभी पढ़े हो ना इसके बारे में, इस बोर्ड के द्वारा भारत में गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्रजातियों की सूची में शामिल किया गया। ये भी पॉइंट ठीक है। तो आप पहले इसका इमेज देख लीजिए, ठीक है, ये दिखती कैसे। और ये बहुत रोबस्ट होते हैं, बहुत फुर्तीले होते हैं। ये जो बिल्ली है बहुत फुर्तीली होती है। और ये प्यूमा आपने जानवर देखा होगा ना, प्यूमा की तरह दिखती है कुछ। ये देखिए ये चीज़ें, ये है कैराकल, ठीक। ये चीज़ ये बहुत रोबस्ट होती है। रोबस्ट मतलब बहुत फुर्तीली होती है, शिकार करने में बहुत तेज़ है। और इसका शेप जो दिख रहा है लगभग प्यूमा की तरह दिख रहा है ना, थोड़ा सा और बड़ा होता है, वो कान छोटे होते हैं तो प्यूमा लगता है ये पूरा। अब वैसे भी कैट फैमिली का तो है ही, दमदार स्पीसीज तो ये रहती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? दोनों हो गया, ठीक। चलिए 41 देखिए जल्दी से। वेनेडियम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब्सटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे लोहा का हाल बिल्कुल क्या कर देता है? बेमिसाल कर देता है। लोहा का हाल जो है वो बेमिसाल हो जाता है। यानी इसको मिलाने से जो आप बनाएंगे, एक एलॉय बनाएंगे इस्पात का या फिर इस्पात यानी स्टील, ठीक। इसको लोहा मत समझना, आयरन अलग चीज़ है, स्टील अलग चीज़ है। स्टील को मजबूती प्रदान करने के लिए बेसिकली मिलाते हैं वेनेडियम, ठीक। तो शादी ब्याह करेंगे, घर बनाएंगे, नौकरी वोकरी पा जाएंगे, उसके बाद बनाइए बढ़िया घर, उसमें आप स्टील के रोड वगैरह लगवाना वेनेडियम वाले, ठीक है। तो पहला पॉइंट पढ़िए। हाल ही में भारतीय जो अपना जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने क्या किया? मणिपुर में वेनेडियम की उपस्थिति की पुष्टि की है। तो यहाँ पे गलती कहाँ हो सकती है? काम तो देखो यही करेगा, ये तो ठीक है। यहाँ पे ही गलती करवा सकते हैं, हो सकता है किसी और स्टेट में इन्होंने पुष्टि की हो, तो यहाँ पे हम लोग को अलर्ट रहने की ज़रूरत है, ठीक। तो यहीं पे इन्होंने गलती की भी है, क्योंकि यहाँ पे जो उन्होंने पुष्टि की है वो अरुणाचल प्रदेश में की है, ठीक, ना कि मणिपुर में। ये पॉइंट गलत हो गया। और वेनेडियम बहुत बहुत महंगी धातु है, ठीक है। देखते हैं हम लोग लगवा पाते हैं स्टील के रॉड अपने घर में कि नहीं। हम लोग फिर क्रोमियम से काम चलाएंगे। लोहे में क्रोमियम मिलाया जाता ना इस्पात बनाने के लिए और उसको मजबूती देने के लिए। तो वेनेडियम वाले तो बहुत बड़ी चीज़ है फिर। तो पहला पॉइंट गलत हो गया, दूसरा सही हो गया, ठीक। तो केवल 2 आंसर हो गया इसका। आगे बढ़ें, चलिए जल्दी से 42 कीजिए। हाल ही में नेंद्रन केला की एक प्रजाति है, ठीक, चर्चा में था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। भारत में निम्नलिखित राज्यों या यूटी में से किसे इसके लिए ये जो GI टैग मिलता है, यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन,
अभी हाल ही में प्राप्त हुआ है। तो पहले तो हम ये देख लेते हैं ये क्या चीज़, नींद्रण केला, और इससे इन्होंने बनाया क्या है, जिससे इनको जीआई टैग मिला है। जीआई टैग मिलने का मतलब है कि इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा महत्व होगा, है ना। सॉरी मैं इसकी इमेज डालना भूल गया। फिलहाल ये केरल का है, ठीक है। और ये चर्चा में इसलिए है, जीआई टैग इसलिए मिला क्योंकि इनका इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा है। और इंपॉर्टेंस ये देख लीजिए किस चीज़ में, देखिए इन्होंने क्या है, इस केलों को सुखा के या फिर जैसे भी करके एक पाउडर के फॉर्म में बनाया, मतलब रवे के फॉर्म में बना लिया उसको, ठीक। और वो जो रवा है जो इसी नेंद्रन केला से बना हुआ है, वो रवा गट्स समझते हो ना, गट्स यानी जो आंत है, आंत की जो हेल्थ है उसको बेनिफिट पहुंचाता है, ठीक। तो ये इसका इम्पोर्टेंस है और इसको केरल के लिए याद रखना, नेंद्रन केला, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 43 देखिए, भारत ने निम्नलिखित देशों में से किसके साथ निर्दिष्ट कुशल कामगार, यहाँ पे पढ़ लीजिए, कहाँ गया, स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर के लिए एक सहभागिता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पहले ये समझते हैं क्या चीज़ है स्पेसिफाइड स्किल वर्कर। देखिए अभी हाल ही में देखो जापान के साथ इंडिया ने ये मेमोरेंडम में साइन किया है, और जापान ने ये बोला है कि हम कुछ क्राइटेरिया फिक्स कर देंगे कि ये चीज़ें अगर किसी भी वर्कर को आती होंगी तो हम उसको स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर का टैग दे देंगे, ठीक। और भाई कौन कौन सी चीज़ें आती होंगी, मतलब ये हर फील्ड से, मतलब एक्सपर्टीज है, मतलब किसी भी फील्ड से एक्सपर्टीज हो सकती है। और उन्होंने क्राइटेरिया सेट कर दिए कि ये चीज़ आनी चाहिए उस वर्कर को, ये चीज़ भी आनी चाहिए, इस टैग का यूज उसको आना चाहिए, और अपने काम में वो थोड़ा सा स्किल भी रहे, तो मतलब उस काम से रिलेटेड उसको थोड़ा सा स्किल होना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आती रहेंगी तो जापान सरकार बोलती है कि हम ऐसे वर्करों को SSSW का टैग दे देंगे, ठीक है, और वो हमारे यहाँ आराम से काम कर सकते हैं। तो एक रोज़गार के लिए ये बहुत अच्छी इन्होंने एक योजना निकाली है, और यहाँ से फिर लोग जाएंगे वहाँ पे काम भी करेंगे, रोज़गार मिलेगा लोगों को भारत के। अब ये क्षेत्र हैं वो तमाम क्षेत्र हो सकते हैं, कोई भी क्षेत्र हो सकते हैं, जैसे नर्सिंग का हो सकता है, मशीनरी का हो सकता है, कंस्ट्रक्शन का हो सकता है, एग्रीकल्चर का हो सकता है, तमाम क्षेत्र हैं, ठीक है। क्षेत्रों की कमी थोड़ी ना है, उसमें आप यदि स्किल हैं तो ये टैग ले लो और आ जाओ हमारे यहाँ काम कर लो, पैसा कमाओ, ठीक। चलिए 44 देखते हैं, कौन सा संगठन वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बेसिक सा क्वेश्चन है, हर बार पूछता भी, उतना ही इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि हमेशा भूल जाते हैं हम लोग, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, इतनी सारी संस्थाएं हैं, पता ही नहीं चलता कौन क्या बना रहा है। ये साल में 2 बार निकलती है, ठीक, 1 ईयर में ये 2 बार निकलती है, 2 टाइम्स। और ये काम है IMF का। IMF इस रिपोर्ट को क्या करता है, पब्लिश करता है, ठीक। 44 का है। 45 देखिए, डोनाल्ड ट्रंप को 2021 में दूसरी बार इम्पीचमेंट का सामना करना पड़ा, ठीक है। अभी 2021 में हम लोगों ने देखा था इस तरह। हाँ फिलहाल इम्पीचमेंट हुआ नहीं था, वो अलग बात है, क्योंकि उतना बहुमत नहीं साबित हो पाया था। 2/3 कहाँ से लाओगे यार, इम्पीचमेंट करना आसान काम थोड़ी ना है। यदि आप इंडिया के प्रेसिडेंट की ही बात कर लें तो आसान काम थोड़ी ना इम्पीचमेंट करना, बहुत टेढ़ी खीर होती है। इस तरह वह अमेरिकी इतिहास में 2 बार महाभियोग का सामना करने वाले पहले अमेरिकी बने हैं। 2 बार इन पर महाभियोग हो चुका है और दोनों बार इनको बरी कर दिया है। बरी का मतलब साबित नहीं हो पाया है। किस वर्ष उन्हें पहली बार, यहाँ पे पूछा कि पहली बार उनको कब मिला था महाभियोग, ये 2019 में मिला था, ठीक, याद रख लेना। 46 देखिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको EIA बोलते हैं, ठीक। ये इन्वायरमेंट के कोर टॉपिक हैं, कोर मुद्दे हैं, ठीक है। ये मतलब ये मुद्दा तो नहीं है फिलहाल, लेकिन उन मुद्दों पे, पर्यावरणीय मुद्दों पे काम करने वाला इंस्ट्रूमेंट, बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट जरूर है। तो ये कथन क्या कह रहे हैं, ये छोड़िए, तो हम लोग पढ़ते नहीं। कथन बोलिए, पर्यावरणीय प्रभाव आकलन पर्यावरणीय सरोकारों के साथ विकास गतिविधियों के सामंजस्य के, देखो समझ में नहीं आ रहा हिंदी, इंग्लिश पढ़ लो आसान भाषा में। हिंदी से कठिन, हिंदी से आसान तो थोड़ा सा इंग्लिश है, और ख़ासतौर से ज्योग्राफी के टर्म्स तो हिंदी में मतलब कान खड़े कर देता है। हम लोग दोबारा पढ़ लेते हैं। EIA जो है सरोकारों के साथ विकास गतिविधियों के सामंजस्य के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए योजनाकारों के पास उपलब्ध उपकरणों में से एक है। देखो इसका मतलब हम समझाते हैं। देखो एक तरह से क्या है, ये सरकारों को निर्देश रहते हैं कि आप कोई भी कारखाना खोल रहे हो, कोई भी बड़ी योजना चला रहे हो, कोई भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है आपका, जिस प्रोजेक्ट से इन्वायरमेंट के इशूज़ हो सकते हैं, ठीक। यानी आपकी एक ऐसी इंडस्ट्री खोल रहे हैं जो, या आप केमिकल प्लांट की बात कर लीजिए, केमिकल प्लांट में आप समझ रहे हैं केमिकल प्लांट में कितना पॉल्यूशन होता है, और पॉल्यूशन ये जाएगा कहाँ, अल्टीमेटली पर्यावरण में जाएगा, ये वातावरण में जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपने अपने कारखाने को, अपनी इंडस्ट्री को
ऐसे ऐसे मतलब हैंडल करना है, ऐसे मैनेज करना है, ऐसे एग्जीक्यूशन में लाना है अपने प्लांट को, ताकि पर्यावरणीय जो मुद्दे हैं, पर्यावरणीय समस्याएं हैं, वो कम से कम हो। ठीक है, जो पर्यावरणीय लक्ष्य हैं उनको आपको ध्यान में रख के आपको अपना प्लांट का काम करना है। अगर इन्वायरमेंटल असेसमेंट में लिखा है कि आप इतनी अमाउंट में ही कार्बन उत्सर्जन करेंगे, तो ऐसा नहीं है कि आप अपने कारखाने में 6 चिमनी लगा दें और कार्बन इतना मतलब इतना पॉल्यूटेड कर दें वहाँ उस क्षेत्र का वातावरण की उस सब अस्थमा के रोगी हो जाएं। तो ओवरऑल क्या है कि आपको अपने जो भी आप प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आपको पर्यावरणीय मुद्दों को ध्यान में रख के काम करना है। ठीक, यही लिखा है इसमें, तर्क लिखा है। यह व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने की पहल के समय विकासात्मक गतिविधियों में पर्यावरणीय मुद्दों को एकीकृत करता है। तो यही तो अभी हम लोग समझ रहे थे कि आप जो भी आपकी जो डेवलपमेंटल एक्टिविटी हैं, आपको पर्यावरणीय मुद्दों पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर फिर क्या हो गया? ए हो गया। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। 47 देखिए, वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन यानी ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्स असेसमेंट 2020। हाउ मच इंडिया अकाउंट फॉर द टोटल ग्लोबल फॉरेस्ट एरिया। बता दो भैया अपने यहाँ कितना है, वन क्षेत्र कितना है। ग्लोबल लेवल पे जो फॉरेस्ट एरिया है उसका 2% हमारे पास है। ठीक, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 48 देखिए, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा सौर वृक्ष विकसित किया है। सौर वृक्ष समझ रहे हैं, मतलब एक वृक्ष बना लिया और वृक्ष में जो जैसे जो पत्तियां लगी होती हैं और उनके तने होते हैं, उसकी जगह पे पैनल लगा दिए, तो वो आकार जो है वो पेड़ की तरह हो गया। ठीक, इस तरह का, तो इसको पेड़ बोल दिए, सोलर ट्री बोल दिए। तो ये काम किसने किया है? अभी भारत ने किया है। और ये मॉडल तैयार किया है CSIR ने, और एक संस्था है CMERI। CMRI के बारे में पढ़ें, एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूट है, बस इतना ही समझ लीजिए। इन्होंने दोनों ने मिलके ये सोलर ट्री बनाया है। तो आंसर हो गया भारत। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 49 देखिए, मुखर्ती राष्ट्रीय उद्यान में, इम्पोर्टेंट है ये है कहाँ पे, ये भी जानना हम लोगों को ज़रूरी है। कौन सी स्टोन प्रजाति पाई जाती है? की स्टोन प्रजाति के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अभी मोटा मोटा ये समझ लीजिए, की स्टोन प्रजाति ऐसी प्रजातियाँ होती हैं कि यदि ये उस क्षेत्र से यदि गायब हो जाएं तो पूरा इकोसिस्टम चौपट हो जाएगा। मतलब इतनी पावरफुल होती हैं। पावरफुल का मतलब यहाँ पे मैं शक्ति और पावर से बात नहीं कर रहा हूँ उस स्पीसीज़ की। ये छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कोई भी हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम पावर का मतलब हमारा यहाँ है कि उनका एग्जिस्टेंस में होना बहुत ज़रूरी है। अगर वो एग्जिस्टेंस में नहीं रहेंगी तो पूरा इकोसिस्टम चरमरा जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी स्पीसीज जो हैं वो उस की स्टोन से ही एग्जिस्टेंस में है। उसके बिना ये की स्टोन है, की स्टोन प्रजाति, और इस पर बाकी स्पीसीज डिपेंडेंट हैं। ठीक, तो ऐसी स्पीसीज जिस पे और सारी स्पीसीज डिपेंडेंट रहती हैं उसको बोलते हैं की स्टोन स्पीसीज। ठीक, और इनका इंपॉर्टेंस अभी आप लोग जान लिए, इनके बिना काम नहीं चलेगा इकोसिस्टम में। जैसे हम छोटा सा एग्जांपल दें, एक मक्खी का ले लें। एक फूल से दूसरे फूल पे जाती है ना, और करती क्या है, यहाँ के जो इनको क्या बोलते हैं, मक्खियों को पॉलिनेटर बोलते हैं ना। मधुमक्खी जो है पॉलिनेटर का काम करती है, मतलब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पे जाती है और यहाँ के जो पॉलिन्स होते हैं वो लेके जाती है, और आगे फिर इनका जनरेशन होता रहता है। यानी जो प्लांट्स में जो होता है, प्लांट्स में जो रिप्रोडक्शन सिस्टम होता है वो पॉलिनेटर के द्वारा ही तो हो रहा है। यदि मधुमक्खी गायब हो गई तो इनका पॉलिनेशन कैसे हो पाएगा? फूल पत्तियाँ तो सब खत्म हो जाएंगी, है ना, मतलब पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा तो इनकी आगे की जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो कितना बड़ा रोल है इन मधुमक्खियों का पॉलिनेटर में। अब इनके पास IVF की टेक्निक थोड़ी ना है कि टेस्ट ट्यूब बेबी करा लो। इनका तो रिप्रोडक्शन सिस्टम जो है वो भाई इन पॉलिनेटर पे डिपेंड कर रहा है, मधुमक्खी पे डिपेंड कर रहा है। यही सब खत्म हो जाएगी तो इनकी सारी प्रजाति खत्म हो जाएगी। कितना बड़ा रोल है मतलब एक इकोसिस्टम के लिए मधुमक्खियों का। तो मधुमक्खी क्या है, की स्टोन प्रजाति है। साइज में छोटी है लेकिन उसका रोल आपको अब समझ में आया होगा कि फूलों की प्रजाति पूरा डिपेंड है पॉलिनेटर्स पे। मतलब पॉलिनेटर सिर्फ मधुमक्खी नहीं होती है, और भी कीट पतंगे भी होते हैं, इसमें मधुमक्खी का रोल बहुत बड़ा है। एक स्टोरी और है इस पर, जब पूरा का पूरा इकोसिस्टम तबाह हो गया था एक जगह का। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, आप उसके बारे में पढ़ना। येलोस्टोन के बारे में पढ़े ना, येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है USA में। उसका 1960 में क्या हुआ था, 1962 में गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया था जो उस नेशनल पार्क में जो डियर थे, भेड़ियों को ख़त्म करने का आदेश गवर्नमेंट पॉलिसी में ही था।
आप येलोस्टोन में जाके शिकार कर सकते थे भेड़िए का, और उस भेड़ी के ख़त्म होने से पूरे येलोस्टोन का क्या हाल हुआ, ये अगले 20 साल में बहुत मतलब भयावह स्थिति हो गई थी उस वहाँ के इकोसिस्टम में। आप लोग देखना, यूट्यूब पे देखना, डॉक्यूमेंट्री पूरी पड़ी हुई है, तब आपको समझ में आएगा कि ये कीस्टोन के ना होने से कितनी भयानक तबाही आ जाती है। सब कुछ चरमरा जाता है, फ्लोरा फोना कुछ भी नहीं बचता है वहाँ पर। तो आप इसको देखना, ठीक है, येलोस्टोन का 1962 का जो था। चलिए आप क्वेश्चन पे करते हैं। 49 का जो आंसर है, जो कीस्टोन प्रजाति है इस उद्यान में, इस नेशनल पार्क में या इस सेंचुरी में, वो क्या है, नीलगिरी तहर। आपने देखा होगा इसको, ये बकरी के आकार की होती है देखने में, लेकिन इसका रोल बहुत है वहाँ पे। आप गूगल पर सर्च करना कि नीलगिरी तहर जो है वो कीस्टोन प्रजाति की तरह कैसे काम करती है इस उद्यान में, ठीक। और ये मुखर्ती तमिलनाडु में। इसकी जल्दी से इमेज देख लीजिए, बस 1-2 सेकंड लगेगा। नीलगिरी तहर देख लीजिए पहले तो, ये नीलगिरी तहर है, दिख रहा है ना बकरियों की तरह, जूम कर दे रहा हूँ थोड़ा, देखिए ये नीलगिरी तहर जानवर है जो मुखर्ती नेशनल पार्क में रहता है, और एक कीस्टोन प्रजाति है वहाँ की, ठीक। यहाँ पे देख लीजिए, ये है कहाँ पे, ये आपको किसका मैप दिख रहा है, तमिलनाडु का मैप दिख रहा है, और यहाँ पे बिल्कुल केरल, और ये जो तमिलनाडु है, ये केरल है, इसके बॉर्डर पे दिख रहा है आपको मुखर्ती नेशनल पार्क। याद रखना नीलगिरी तहर, क्योंकि आप जानते होंगे यहाँ पे पूर्वी घाट आ रहे हैं, यहाँ से पश्चिमी घाट आ रहे हैं, और यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 50 देखिए, वन रिपोर्ट के अनुसार बताना है। और वन रिपोर्ट के बारे में जानते हैं, ये 2 साल में आती है, हर साल ये लॉन्च नहीं होती है, ठीक, पब्लिश नहीं होती, हर साल पब्लिश नहीं होती है। तो ये बता देना है, खुले वन कितने हैं, यानी ओपन फॉरेस्ट कितने हैं, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट कितने हैं, और वेरी डेंस फॉरेस्ट कितने हैं। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए आप लोग, आपके पास इस क्वेश्चन के बारे में कुछ भी डेटा नहीं पता, ठीक, फिर भी कॉमन सेंस लगाइए, आपका आंसर निकल आएगा। मतलब बर्ड से तो आपको समझ में आ रहा होगा, वेरी डेंस का मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में, बहुत घनी मात्रा में पेड़ लगे हों, वो वेरी डेंस फॉरेस्ट हो गए, ठीक। मध्यम में जहाँ पे थोड़ा डेंसिटी कम हो, और खुले वन तो आप ओपन फॉरेस्ट समझ ही रहे हैं, ठीक है। और ओपन फॉरेस्ट में तो आपके घर के बगल में जो पेड़ लगा है वो भी आ जाएगा, वो भी शामिल हो जाएगा। तो आप देखिए, अति सघन वन ये बचे हैं, कितनी मात्रा में बचे होंगे इंडिया में, बताइए। इतना अर्बनाइजेशन हो गया कि सारे पेड़ जंगल तो सब काट डाले हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये सबसे ज़्यादा मात्रा में होंगे। तो ये तो घटते क्रम में सबसे अंतिम में रहना चाहिए, है ना। तो एक तो लास्ट में रहेगा, तो ये 2 ऑप्शन तो गलत हो गए। घटते क्रम में बताना मतलब पहले सबसे जो ज़्यादा मात्रा में वो बताना, तो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन होंगे। अब शहरों में भी अपने घर के बगल में पेड़ लगाते कहाँ हैं, अब तो कॉलोनी बन रही हैं, सोसाइटी बन रही हैं, है ना, सब खत्म हो गया। मध्यम सघन वन जो है वो अभी थोड़े बहुत मात्रा में बचे हैं, फिर आपका खुले वन है, और फिर लास्ट में डेंस फॉरेस्ट, वेरी डेंस फॉरेस्ट। तो ये आंसर हो जाएगा, ये घटते क्रम का है, ठीक है। चलिए आगे करते हैं। 51 देखिए, भारत में पहली भूतापीय परियोजना यानी जियोथर्मल प्रोजेक्ट। जियोथर्मल एनर्जी समझते हैं ना, मतलब जो ज़मीन से अंदर से जो गर्म पानी निकलता है, या फिर गर्म हीट निकलती है, उसी हीट को हम लोग एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो फिर उससे क्या करते हैं, यूज करते हैं बाद में। गीजर का एग्जांपल आपने सुना होगा, गीजर्स होते हैं, जो गीजर मतलब जो गर्म पानी के स्रोत होते हैं ना ज़मीन के अंदर से। अब जानते हैं जब पृथ्वी में क्या है भाई, एनर्जी तो भरी पड़ी है ना, मेंटल है ना, यहाँ पे सेमी मोल्टन स्टेट में यहाँ से जो लावा निकल रहा है वो भी तो एक तरह से एनर्जी का काम कर रहा है। लावा नहीं निकल रहा है तो कहीं से गर्म पानी निकल रहा है, कहीं से गर्म भापें निकल रही हैं, तो इसको यूज क्यों नहीं कर लेते हैं हम लोग। लावा को यूज नहीं कर पा रहे हो तो इसको कर सकते हो, हॉट वाटर को यूज कर लो, इस हीट को कर लो। हॉट वाटर में यदि एक यहाँ पे चैम्बर बना दो, यहाँ पे स्टीम इकट्ठी कर लो, ठीक है, यहाँ पे स्टीम इकट्ठी कर लो, हॉट वाटर से तो स्टीम बन जाएगी। ये स्टीम आप टरबाइन पे गिरा दो, है ना, टरबाइन पे गिरा दो, इस टरबाइन से एक शाफ्ट जोड़ दो जनरेटर में, ये जनरेटर है, और जनरेटर क्या करेगा, बिजली बना देगा, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। जाओ बल्ब जलाओ, यूज करो। तो ये जो अभी स्थापना की गई है ये पूगा घाटी में की गई, क्योंकि पूगा घाटी में स्रोत हैं ऐसे गीजर के गर्म पानी के। तो याद रखना पूगा घाटी जो है ये लद्दाख में है। मैं इसकी पिक्चर दिखा दे रहा हूँ आपको, देखिए पूगा घाटी के दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए, बड़ा कर दें, ये पूगा घाटी है, पहले तो ये जान लीजिए, ये लद्दाख में, ठीक दिख रहा है ना, लद्दाख में लिख दे रहा हूँ। और ये जो गीजर के स्रोत होते हैं देखो ऐसे होते हैं, देखो यहाँ से निकले, आपको ये धुआं दिख रहा होगा, ये स्रोत है, गर्म पानी का स्रोत है, तो भाप भी निकल रही है, और गर्म पानी, ये गर्म पानी है और ये भाप भी निकल रही, तो आप इसकी एनर्जी को यूज कर सकते हैं, ठीक है।
इससे भाप बना लो, भाप से आप टरबाइन पे गिरा के जनरेटर की शाफ्ट में लगा के आप एनर्जी क्रिएट करो, यहाँ पे बड़ा सा प्लांट इंस्टॉल करो। ये तो सब बड़े स्तर पे काम होता है ना। तो ये है चीज़, ये गीजर का है। तो चलिए जियोथर्मल हम लोगों ने देख लिया लद्दाख में, पूगा घाटी में, पूगा घाटी भी समझ लिए कि लद्दाख में है। और आगे बढ़ते हैं फिर 52 पे। पहला पॉइंट पढ़िए, जट्रोफा करंजिया। जानते हैं ये बायोफ्यूल के लिए, ये जो प्लांट्स जो हैं वो बायोफ्यूल में यूज किया जा रहा है आजकल, ठीक। और ये जो पौधे हैं ये सेमी एरिड और एरिड एरिया में पाए जाते हैं, मतलब वो शुष्क जगह होती हैं, वो शुष्क जगह जो होती हैं, क्षेत्र होते हैं, वहाँ पे ये प्लांट पाए जाते हैं। तो अर्ध शुष्क और बंजर भूमि में क्षेत्र में पाए जाते हैं, ये ठीक है बिल्कुल। हाँ, सेकेंड पॉइंट पढ़िए, जीवाश्म ईंधन जैसे पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन यानी बायोफ्यूल्स बोलते हैं इसे, बायोफ्यूल्स जैसे पेट्रोलियम और डीजल की तुलना में जैव ईंधन में ऊर्जा घनत्व कम होता है। तो भाई डेंसिटी इनकी कम होती है, ये जो बायोफ्यूल होते हैं इनकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी मतलब सुनो, ये गाढ़े कम होते हैं, इनमें विस्कोसिटी थोड़ी सी विस्कोसिटी कम होती है, इनकी गाढ़ापन कम रहता है। तो दोनों सही हैं अपने आप में, ठीक। चलिए आगे करते हैं। 53 देखिए, मैचिंग का क्वेश्चन है, आराम से हो जाएगा आपको। गुमटी आप लोग बार बार पढ़ते रहेंगे, कहाँ पे, मिज़ोरम में, गुमटी मिज़ोरम में। कमलांग बताइए जल्दी से। यदि हम ए की बात करें, ये पॉइंट की, ई में क्या लिखा है, कमलांग वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पे, ये अरुणाचल प्रदेश में है, यानी चौथे नंबर पे। दंपा जो है, दंपा, यहाँ पे डंपा लिखा है, दंपा भी पढ़ लो, जो भी पढ़ लो। दंपा कहाँ पे, जल्दी से बता दीजिए। सॉरी, ये गुमटी जो है वो मिजोरम, मैंने बता दिया, मिजोरम में नहीं है, त्रिपुरा में, माफ़ कीजिएगा, गुमटी त्रिपुरा में। दंपा जो है वो मिजोरम में। तो ये बी का 3 हो गया और सी का 2 हो गया। और जो नताग क्या पढ़े यार इसको, नताग की जो नेशनल पार्क है, डी का कहाँ है, ये नागालैंड में। मैं इसकी इमेज नहीं डाला हूँ, ठीक है, मुझे मिल नहीं पा रही थी तो मैं नहीं डाल पाया हूँ। आप लोगों को मिले तो आप लोग देख लेना। वैसे देखने की क्या ज़रूरत है, इसमें कोई खास ज़रूरत नहीं है देखने की, आप लोग बस याद रखें। हाँ, पॉलिटिकल मैप ज़रूर देख लें, नेशनल पार्क की फ़ोटो ना देखें, घास के मैदान ना देखें, लोकेशन देख लें इसकी। लोकेशन से थोड़ा मैप पे इंडिकेट कर देगा तो याद हो जाएगा। तो डी का 1 हो गया, ठीक। तो यहाँ पे 4321 कोड हो गया, आंसर हो गया सी। 54 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री जीव घेंघा रोग के लिए उपचार में उपयोगी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शैवालों का समुद्र में एक अपना ही रोल है ना, बहुत इंपॉर्टेंस है इनका समुद्र में। जानते हैं ऑटोट्रैप्स हैं, खुद से खाना बनाते हैं, और बाकी के जो ट्रॉफिक लेवल हैं, ये तो प्रोड्यूसर है ना, बाकी जो कंज्यूमर हैं सब इन्हीं पे तो डिपेंड है। तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और ये 3-4 रंग के होते हैं। हाँ, शैवाल मतलब सिर्फ हरा रंग मत समझिए, ठीक है, ये हरे रंग के भी होते हैं, ये लाल रंग के भी होते हैं, ये ग्रीन रंग के भी होते हैं, रेड रंग के भी होते हैं, और ये सफ़ेद रंग के भी होते हैं। मतलब कई तरीके के मिल जाएंगे, ठीक। और इनका इंपॉर्टेंस आपको पता ही चल गया कि ये फूड चेन में सबसे नीचे वाले स्तर के हैं। और फूड चेन आगे की जो फूड चेन है, मतलब आगे के जो ट्रॉफिक लेवल हैं, यानी पोषण स्तर जो आगे वाले हैं, आगे वाले का मतलब है प्रोड्यूसर के आगे वाले, सारे डिपेंडेंट है इन्हीं पे। तो आंसर हो गया समुद्री शैवाल। और उनका यूज देखो यहाँ पे क्या रोग में भी हो रहा है, हम लोग भी इसका यूज कर ले रहे हैं। 55 देखिए, 55 में बताना है, पिछले 10 वर्षों में 70% से अधिक की कमी अगर आ गई है तो ऐसी प्रजाति को क्या बोलते हैं। तो देखिए ये तो आपको सब सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी तभी याद होगा। तो मैं एक नज़र में जल्दी से बता दे रहा हूँ, आप लोग देख लेना, ठीक। आपने एक स्पीसीज कैटेगरी पढ़ी होगी, नंबर 1 में लिख दे रहा हूँ, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, इसका पढ़ते होंगे ना, विलुप्त पढ़ते होंगे। विलुप्त का मतलब है कि ये प्रजाति मतलब अब बची नहीं, एग्जिस्टेंस में ही नहीं है, कहीं पे भी नहीं है, ना तो जंगलों में है, ना किसी आवास में है, ना ही स्पेसीमेन में है, लैब स्तर पे भी नहीं है, ठीक। कंप्लीटली ख़त्म हो गई है, नो एग्जिस्टेंस। आपने दूसरी कैटेगरी पढ़ी होगी, एक्सटेंशन इन द वाइल्ड, यानी वनों से, सॉरी विंड लिख दिया मैंने, वाइल्ड WILD। वनों से एक्सटेंशन यानी वनों से विलुप्त हो जाने का मतलब है वनों से विलुप्त हो गई है, लेकिन सरकार के स्तर पर, लैब के स्तर पर, प्रयोगशालाओं के स्तर पर हो सकता है लैब में स्पेसिमेन बचे हों, उनके DNA RNA जो हैं वो कंजर्व करके रखे गए हों और उनका सरकार यूज कर रही हो। वो किसी स्पीसीज़ में बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा हो सकता है कोई स्पीसीज़ बना दे उनके DNA RNA से, तो इन फ्यूचर में वो प्रजाति फिर से दिख जाए। तीसरी प्रजाति आपने पढ़ा होगा, क्रिटिकली इंडेंजर्ड, CR लिख दे रहा हूँ मैं, CE लिख दे रहा हूँ, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी
गंभीर संकटग्रस्त जो हैं, गंभीर संकटग्रस्त किसी प्रजाति को तब बोलते हैं जब 10 साल में उस प्रजाति की 90% पॉपुलेशन ही ख़त्म हो गई हो, सिर्फ 10% बचे हैं, तब उसको बोलेंगे क्रिटिकली इंडेंजर्ड। एक कैटेगरी जो होती है वो सिर्फ इंडेंजर्ड होती है, यानी संकटग्रस्त। क्रिटिकली हटा दो यहाँ से तो चौथी बन जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें सिंपल सा थोड़ा सा चेंज कर दो। 10 साल में यदि 70% तक संख्या जो है वो विलुप्त हो गई है या फिर मर चुकी है, ख़त्म हो गई है, 30% बचे हैं बस, और इसके बाद उनमें संख्या में वृद्धि हो ही नहीं रही है, तो क्या करेंगे, उनको इंडेंजर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे ये पूछा है 10 वर्षों में 70 वाला, तो हम लोग क्या बोल देंगे इसको, इंडेंजर्ड, यानी चौथा ऑप्शन संकटग्रस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ें। फिर 57 देखिए, 57 में पढ़िए, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। देखो ये योजना तो पुरानी है, यहाँ तक आपने पुरानी योजना के इसको रूप में पढ़ना। जो आयुष्मान भारत की जो पुरानी योजना है, इसमें क्या था, 5 लाख का इंश्योरेंस कवर है ना, बीमा कवर है ना, 5 लाख पर फैमिली। ये तो पुरानी योजना है, ठीक। और ये पर ईयर है, 1 साल में हर फैमिली को 5 लाख का बीमा कवर मिल जाएगा। ये ऑल ओवर इंडिया में लागू थी, जम्मू कश्मीर को छोड़ के। लेकिन ये सेहत योजना आई है, सेहत योजना, इसको भी याद रखना आपको साथ में। आयुष्मान भारत सेहत यदि लिखा रहे तो ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की गई, ठीक। और इसमें सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें भी 5 लाख का बीमा कवर है, 5 लाख का बीमा कवर है 1 साल में। इसमें बेस्ट थिंग क्या है कि ये ऑल सिटीजन्स के लिए, ऑल सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, इसमें फ़र्क है ये पर फैमिली था और ये है पर सिटीजन है। तो इसमें सबको दिया जा रहा है, इसमें एक फैमिली को दिया जा रहा है। तो फैमिली में तो अगर 10 लोग हैं तो 5 ही लाख मिलेगा, और इसमें यदि फैमिली में 10 लोग हैं तो 10 गुणा 5 लाख मिलेगा, ठीक। तो ये अंडमान निकोबार नहीं है, जम्मू कश्मीर है, तो ये पॉइंट गलत हो गया। सेकंड पॉइंट देखिए, योजना के तहत उपचार लाभ केवल सरकारी अस्पतालों तक सीमित है। ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों करेंगे, प्राइवेट को भी दो ना एक्सेस, प्राइवेट भी है इसमें, ठीक। तो दूसरा भी गलत है और पहला भी गलत है, ना तो डी, ना तो 1, ना तो 2। आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। हाल ही में भारत के किस राज्य के मून पर हस्त निर्मित कागज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्ट एंड कल्चर, निर्माण कला को खादी एवं ग्रामोदय उद्योग द्वारा पुनर्जीवित किया गया। देखो इसका अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल था। सबसे पहले तो ये हम लोगों को इसमें जानना है कि इनका जो ये हेरिटेज था वो 1000 साल पुराना था। मतलब 1000 साल पुराना हेरिटेज को आप कैसे बंद कर सकते हैं बीच में, और अब जाके फिर से ओपन कर रहे हैं, पुनर्जीवित कर रहे हैं, उसको तो ख़त्म होना ही नहीं चाहिए था। ये जो कागज़ थे ना, ये जो मोनपा टाइप का जो कागज़ था, इन पे जो ग्रंथ वगैरह और जो श्लोक वगैरह होते थे वो लिखा करते थे लोग, ठीक है। तो इनका इम्पोर्टेंस था, मतलब इनका हिस्टोरिकल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस तो था ही, और अब फिर से ये रिवाइव हो गए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और ये कहाँ का है ये जानना हम लोगों को ज़रूरी। ये अरुणाचल प्रदेश का हेरिटेज था, ठीक। इसकी इमेज देखिए जल्दी से तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। ये इस कागज़ की बात कर रहे हैं। आजकल तो इस कागज़ों पे क्या कैलीग्राफी कर रहे हैं लोग, कैलीग्राफी समझते हैं ना, तो सुंदर लेख होती है, सुंदर राइटिंग होती है। ये जो पेज दिख रहे हैं, ये कागज़ दिख रहे हैं, इसी की बात कर रहे हैं, इसी हेरिटेज की बात कर रहे हैं। ये आंध्र प्रदेश की, ये कहाँ की है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक, याद रखना। देखो ये कागज़ ये बनाते थे, आजकल तो कैलीग्राफी भी यूज करते हैं, अच्छा लिखते हैं लोग। मतलब इन पेपरों की बात नहीं कर रहा हूँ, इस तरह के पेपर जो होते हैं जो कैलीग्राफी में भी यूज होते हैं, तो थोड़े रवेदार पेज होते हैं। मतलब इंके वाले पेन से लिखने पे और थोड़ा सा इंक हल्का सा फैल जाता है ना, उस तरह का थोड़ा होता है। ये क्वेश्चन बीच में छूट गया हम लोगों से, ये भी कर लेते हैं जल्दी। किसने भारत में डिजिटल भुगतान सूचकांक की शुरुआत की। देखो हम लोग पेटीएम, फ़ोनपे सब करना तो सीख ही गए, ये RBI का काम है, ठीक, ये RBI का। चलिए 58 देखिए, 58 तो हम लोग कर लिए, अरुणाचल प्रदेश देख लिए। 59 देखिए, मोदी जी को निम्नलिखित में से किस मंदिर के ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में अभिनियुक्त किया गया। तो ये चेयरमैन बने हैं अभी, कौन से मंदिर ट्रस्ट के, सोमनाथ मंदिर के, न्यूज़ में था, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना। चलिए हिस्ट्री देखिए, IFFI भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण, ये संस्करण एडिशन बहुत पूछ रहे हैं आजकल, गोवा में आयोजित किया गया था, बताइए कौन सा संस्करण है। तो भैया बता दीजिए, अभी जो संस्करण हुआ 60 नंबर पे वो 51 हुआ, 51वां संस्करण हुआ।
और अभी जो जो प्राइज़ मिला है सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो उनको प्राइज़ भी मिलता है, इन द डार्कनेस एक मूवी है, इन द डार्कनेस, उसके लिए मिला है। कौन सा अवार्ड है ये याद रखना बस। कभी कभी हम लोग अवार्ड भूल जाते हैं, तो मूवी याद रहती है, मूवी याद रहती है तो अवार्ड भूल जाते हैं। तो इन द डार्कनेस मूवी का नाम है और ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए AIFFI अवार्ड मिला है। ठीक, उस अवार्ड का नाम तो वैसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड होता है, पर इस महोत्सव में दिया जाता है। तो ये आज का वीडियो था। ठीक है, 60 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। अगली वीडियो में 60 से 61 से 90 कर लेंगे। ठीक, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियो को थोड़ा प्लीज़ बढ़ा के देखिए 1.25x पे। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का समझ ज़्यादा जाए। चलिए फिर चलते हैं, शुक्रिया।